एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बढ़ता ही चला जा रहा है। ज़ाहिर है एक तवील अरसा हो गया है, एक माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया है लॉकडाउन को, तो दूसरी जानिब ज़ाहिर है हुकूमत भी अपनी जो कोशिशें हैं वो कर रही है। एक बड़ा अहम पैकेज जिसकी आज तौसीक की गई काबीना में, और वो इमदादी पैकेज जिसका ऐलान कल हम्माद अज़हर साहब ने किया था। और ये इमदादी पैकेज है क्या, ज़रा आपको बता दें कि वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन से मुतासर होने वाले छोटे ताजरों के लिए 50 अरब रुपए के इमदादी पैकेज, जबकि बेरोजगार होने वाले अफराद और जो डेली वेजेस पर काम करते हैं उनके लिए 75 अरब रुपए के एक बड़े पैकेज का ऐलान किया, जिसकी आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। और अब ये जो पैकेज है ज़ाहिर है ये तमाम तर सूबों में नाफिजुल अमल होगा, और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी जो मुलाजमत से फारिग होने वाले अफराद हैं वो वेब पोर्टल पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद उन्हें फ़ीकस 12,000 रुपये मिलेंगे। और जो छोटा कारोबार इमदादी पैकेज के तहत जो 3 माह का बिल है इन लोगों का, वो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। ये रिलीफ पैकेज कितना रिलीफ लोगों को देने में कामयाब होगा, फिर ज़ाहिर है हमारी मईशत जो है वो भी काफ़ी ज़बूहाली का शिकार हो गई। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। फैसल अजीज़ खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको वेलकम कहेंगे फैसल साहब। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून हैं, और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी शाहिद साहब, ये जो एक रिलीफ पैकेजेस की हम देखते हैं कि ऐलानात किए जाते हैं, वो रिलीफ पैकेज सारे लोगों को मिलते भी हैं, कुछ शिकायत भी होती हैं, लेकिन क्या वाकई जो हमारा एक सिस्टम है उसको कुछ सहारा दे सकते हैं हमारे रिलीफ पैकेजेस? और फिर ज़रा मईशत की सूरत हाल पर फिर थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा, कहाँ खड़े हैं हम और कहाँ खड़े होंगे इस साल के आखिर पर? देखिए, मैं आपसे ये पहले अर्ज कर दूं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, डेली वेजेस वाले हैं, वो घर में मुक़य्यद हो गए हैं, तो उनको जो नकद इमदाद देना और उनको अशिया ज़रूरी फराहम करना बुनियादी जिम्मेदारी है। मईशत बहुत बात की चीज है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जो पैकेज है इसके अलावा भी अगर कई 100 अरब रुपए के नोट हमें छापने पड़े, लोगों की जानें बचाए, और जो कई 100 अरब के नोट छापने बजट खसारा बढ़ जाए, बेशक कोई हर्ज नहीं है, जाने अगर बच जाती है तो बड़े। मगर जो नुक्ता आपने उठाया है वो ये है कि पैसा शफाफ लोगों के साथ तकसीम हो, जो लोग मुस्तहक हैं उन तक पहुंचे, और गलत अगर लोगों तक पहुंचा तो ये मेरे ख्याल से, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बददियानती और गबन और इंसानी जुर्म के हैसियत होगा। करप्शन एक बिल्कुल अलग चीज है, मगर इस वक्त मामला लोगों की जान बचाने का है। तो अगर शफाफियत के साथ ये करते हैं और इसमें रकूम में इजाफा भी कर देते हैं नोट छाप कर, तो IMF को भी सब कोई एतराज नहीं है, उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिए। हमें जाने बचानी चाहिए, लोगों को भूख से बचाना चाहिए, ये हमारी कौम की और हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाहिद साहब, फिर ये भी कहा गया था कि स्टेट बैंक कर्जे फराम करेगा, उस पर भी कारोबारी अफराद जो थे वो बड़े परेशान और कंफ्यूज नजर आए कि वो किस तरीके से फराम किए जाएंगे, वो क्या तरीक़ेकार होगा, क्या लाएअमल होगा। हुकूमत उस पर भी कोई वाज़ेह पॉलिसी और वाज़ेह ऐलान कर नहीं सकी। आपको लग रहा है कि वाकई चीज़ों को अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है हुकूमत को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो कर्जे जो फराहम करने हैं ना वो बैंक करेंगे, और स्टेट बैंक तो ये है कि उनको कुछ फाइनेंस कर देगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सब्सिडाइज कर देगा। कर्जे किस तरह फराहम करने हैं, उसकी सिक्योरिटीज कितनी है, कितना देना है, ये बैंकों का आउटलुक है। मगर इसमें जो चीज आपने नुक्ता उठाया था मैं उसको बहुत अहमियत दे रहा हूँ। देखिए, ये जो पैकेजेस जरूर दें, लेकिन उसमें फ्यूडल कल्चर नहीं आना चाहिए। फ्यूडल कल्चर ने हमें तबाह किया है। अभी जो कुछ हुआ है, मैं आपको एक मिसाल बता दूं, मैं इसके फेवर में आप कर्जे दें, कम शरह पे दें, सब कुछ सहूलत दें ताकि हमारा बिजनेस चले, इंडस्ट्री चले, ट्रेड चले, एग्रीकल्चर है, लेकिन फ्यूडल कल्चर नहीं हो। अभी ये हुआ कि देखिए, स्टेट बैंक ने हमको भी मुतालबा कर रहे थे कि आप शरह सूद कम करें, तो उन्होंने 13.25 से 9% पर ले आए, बड़ी अच्छी बात है। उससे सबसे ज्यादा फायदा किससे हुआ आपको मैं बताऊं, 51,000 बोरोवर्स है पाकिस्तान में, 51,000, 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी में उन्होंने 7,000 बिलियन रुपीज लिए हुए हैं, उनको जबरदस्त फायदा हो गया। ये जो 7,000 बिलियन उन्होंने लिए हैं, पाकिस्तानी तमाम बैंकों कर्जों का 85% है, तो उनको फायदा हो गया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ने जो दूसरा काम किया बैंकों ने मिलकर, वो ये किया कि जो 2 करोड़ लोग, 20 मिलियन लोग जिन्होंने कौम में बचत स्कीमों में पैसा लगाया हुआ है, बैंकों के सेविंग स्कीम्स में, उनके तकरीबन 8,000 बिलियन रुपीज, कितने लोगों के? 2 करोड़ के। स्टेट बैंक ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए
बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A और 40A की खुल्ला खिलाफवर्जी करते हुए बैंकों को जो हिदायत दी, उन्होंने फरवरी में उनका जो था फरवरी 2020 में 11.25 उसको ले 7.5 पर। ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है कि ये चीजें देखने की हैं। और फिर जाहिर वही हम बात एक जुमला में और आपको कह दूं, एक जुमला इसके चाह रहा हूं कि जो कौमी बचत स्कीमों में बेवाओं ने लगाया था, यतीमों ने लगाया था, माजूर अफराद ने लगाया था, पेंशनर्स ने लगाया था, उनकी शरह में भी जबरदस्त कमी कर दी 2 से 3%। मेरा कहना ये कि ये भी तो गरीब लोग हैं, ये भी तो गरीब लोग हैं, इनका भी तो सोचें जिन्होंने अपना पूरी जमा पूंजी लगाई हुई है उनको कितना फायदा मिल रहा है। बिल्कुल पॉइंट टेकन, कम कर दिया है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। शाहिद साहब, मैं फैसल साहब की जानिब जाना चाहूंगी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसल साहब, ये जो चीजें हैं जाहिर इनको भी तो देखना चाहिए जिनकी शाहिद साहब निशानदेही कर रहे हैं। फिर रिलीफ पैकेजेस तो आ जाते हैं, लेकिन उन रिलीफ पैकेजेस को लोगों तक पहुंचाना और सही हकदार तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा अमल होता है। आपको लग रहा है ये वाकईतन हो रहा है? फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आप सवाल मुझसे कर रही थी? जी जी जी। माफी चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी। अच्छा, ये रिलीफ पैकेजेस के जो ऐलानात होते हैं, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है कि वो आवाम तक पहुंचेंगे, उन कंसर्न तक लोग तक पहुंचेंगे। ये जब हम देख रहे थे सनतों के हवाले से कल ऐलान हुआ और एक पैकेज का ऐलान किया गया, तो आज भरपूर अंदाज के अंदर कराची के जो सनतकार हैं वो परेशान इस बात पर हैं कि जो कराची में बिजली मुहैया करने वाली कंपनी है कराची इलेक्ट्रिक, उन्होंने उन्हें एक बिल जारी कर दिया है और उसके अंदर पिछले जो पैकेजेस थे मियां साहब के दौर के अंदर इंडस्ट्रियल सब्सिडी जो दी गई थी वो पैकेज ऐड करके भेज दिए। यानी कि इंडस्ट्री बंद है, 80% इंडस्ट्रीज बंद है, लेकिन 6-6 लाख रुपए के 8 सिंध के अंदर उसका इतलाक नहीं होता। सिंध हुकूमत उसके साथ नहीं आती, वो कहती है कि 18वीं तरमीम में हम अपने मामला तो खुद देखेंगे, हम अपनी सनतों के मामला तो खुद देखेंगे, बिजली के मामला तो खुद देखेंगे, इनको जो एनओसी देनी है, एसओपी बनानी है, उसके मामला तो कुछ और देखेंगे। पाकिस्तान भर में कुछ और लॉ चल रहा होता है, सिंध में कुछ और चल रहा होता है, बिजली के मामला सनती तौर पर पूरे मुल्क में कुछ और चल रहे होते हैं, कराची इलेक्ट्रिक कुछ और कर रही होती है। कराची इलेक्ट्रिक ने बिल जारी कर दिए जिससे लोगों को बहुत तकलीफ है। अच्छा, अब ये जब हम बात करते हैं कि कोई भी पैकेज आए और उस पैकेज का जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। पिछले वाले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद कहा कि हमने सबसे बड़ा पैकेज दिया है और जो डेली वेजर है उस तक हम पैसे पहुंचा देंगे। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये पैसे हमारे पास डेटा नहीं और पैसे उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे जिस तरह से चाह रहे थे। एक तो बहुत लेट फैसला हुआ, उसके बाद डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अब एक नई ऐप बनाई जाएगी जिसके अंदर जो बेरोजगार हुए हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। ये पता नहीं कितने दिन का मामला होगा, ऐप बनेगी, रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद उनकी मालूम होगा कि हाँ वाकई ये हकदार है नहीं है, उसके बाद पैसे मिलेंगे। तो ये साइकिल बहुत लंबा है। इसमें तरीकेकार ये होना चाहिए कि जो इन्होंने टाइगर्स बनाने की बात की, जो इन्होंने दीगर चीजों की बात की, जो एग्जिस्टिंग किस्म का एक नेटवर्क है तो बेशक किसी भी पार्टी का हो, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को यूटिलाइज करने की जरूरत है। इस तरह के चैनल्स को यूटिलाइज करने की जरूरत है जिनके थ्रू चीजें ग्राउंड तक पहुंच जाएं। और इस वक्त मामला इमरजेंसी का है, इस वक्त मामला सिस्टम बनाने का नहीं है। इस वक्त मामला है कि फौरी तौर पर जो लोग मौजूद हैं, जो बिल्कुल इदारे मौजूद हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करें और उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए लोगों को इमदाद पहुंचे भी और हकदार तक पहुंचे। पॉइंट टेकन। शायद साहब, लास्टली बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा कि पिछले दिनों जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मनफी पे चली गई तो उसके असरात पाकिस्तान में हुकूमत ने आवाम तक नहीं पहुँचाया। अभी जो बात की जा रही है वो कुछ 13 रुपये कमी की बात की जा रही है। क्या ये लीवी टैक्स की सूरत में जो आवाम से टैक्स वसूल किया जा रहा है तो ये जो फायदा हुकूमत अपने आप ले रही है और आवाम को नहीं दे रही, तो हम यहाँ से भी फायदा लेने की कोशिश नहीं कर रहे? आर्मी मंडी में अगर मनफी पे जा रही है तो हम फायदा लें भी और आवाम तक भी दें। जी शाहिद साहब, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 सर, आपसे सवाल था मेरा। मुझसे किया आपने ना? जी जी जी। हाँ, तो मैं ये कर रहा था कि अगर हुकूमत अपने रेवेन्यूज बढ़ा लेती तो चलो फिर भी मेरे यहाँ आंसू खुश हो जाते। ये टैक्सों की चोरी और बिजली की चोरी के नुकसानात को पूरा करने के लिए है और ये गैर कानूनी है इसलिए कि जो ये पेट्रोलियम लेवी है जो 25 रुपए 5 पैसे तक ले रहे थे, ये अब से कुछ महीने पहले ये 8 रुपए था। तो आपने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया 25 रुपए 5 पैसे, यानी 17 रुपए लीटर बढ़ा दिए। जी हाँ। एक साल पहले 0.5 थी, अब उसको 17 कर दिया। तो ये एक्चुअली बिजली की चोरी और टैक्स की चोरी के नुकसानात
वो पूरा किया जा रहा है आवाम से, जिसकी वजह से हमारी पैदावारी लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे बढ़ते हैं, बिजली बढ़ती है, गैस बढ़ती है, तो आवाम भी कुचले जाते हैं। हमारी पैदावारी लागत बढ़ने से महंगाई और बरामदात भी मुतासर होती हैं, और फायदा किसको होता है? टैक्स चोरी और बिजली चोरी को। तो बात ये है कि पेट्रोलियम लेवी तो सिफर होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी तो ये था कि आप उस पैसे को तरक्की में लगाते, नए कुएं खोदते, जितना आप बजट खसारे की चोरी, उसको पेट्रोलियम लेवी 0 होना चाहिए। और जो आपका जीएसटी वो 5, तो इस वक्त मेरे ख्याल से 25 रुपए लीटर, इस वक्त 25 से 30 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश है। अगर नहीं करते तो इसका मतलब ये कि बिजली चोरी के नुकसान पूरा करने के लिए आवाम की जेबों से वसूल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, पॉइंट टेकन। पेट्रोलियम लेवी सिफर होना चाहिए, जीएसटी भी कम होना चाहिए, ये 25 से 30 रुपए जो है फी लीटर पेट्रोल पे कमी करनी चाहिए, ये कहना है शाहजहां हसन सिद्दीकी साहब का। अब जो फैसल साहब ने बात की 18वीं तरमीम की, कि ज़ाहिर 18वीं तरमीम का शोर है, जिसकी वजह से जो है वो सूबों तक उसके असरात नहीं होते, सूबे अपने फैसले लेने में खुद मुख्तार हैं। अब जो हुकूमत ने बात की कि 18वीं तरमीम में रद्दोबदल किया जाएगा, ज़ाहिर उस पर भी बात की जाएगी। जैसा मैं आपसे बात करूंगी, ये कहा जा रहा है कि इससे गान पैदा हो जाएगा, ये कौन सा आईनी बहरान होगा? अगर रद्दोबदल की बात की जा रही है, कुछ शिक़े हैं जिसको चेंज करने की बात की जा रही है, तो वाकई कोई ऐसा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा? बहुत शुक्रिया। आईनी बहरान तो इस वक्त है, यानी आज देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हम किसको कहेंगे कि सूबे और वफाक एक पेज के ऊपर नहीं, अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे, पॉलिसीज किसने तय करनी है पूरी दुनिया के अंदर। मैं जाने से पहले मुंह बता के फिर मैं आता हूँ, अमेरिका ने नया कानून बनाया, रेगुलेट किया, इंग्लैंड ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, और हम सब ने देखा क्या ट्रम्प न्यूयॉर्क का गवर्नर कहता रहा कि लॉकडाउन मैं तोड़ दूंगा, लेकिन ट्रम्प ने कहा कि लॉकडाउन मेरी मर्जी के बगैर तुम तोड़ नहीं सकते, और लॉकडाउन टूटा नहीं है। यानी इतने बड़े, इतनी आज़ादी है स्टेट्स के अंदर, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामला हमेशा वफाक के पास होते हैं। और हमने यहाँ लिटरल देखा है, आज तो 58(2) भी है ना, 18वीं तरमीम से खत्म कर दिया है, तो ये तो बेसिकली इमरजेंसी के हालात है। 58(2) का इतलाक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के ऊपर। इशू क्या है वो समझने की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने अपनी तीसरी वजारत उज़्मा के लिए 18वीं तरमीम झोली में फेंक दी, और उन्होंने देखा नहीं इसके नुकसान क्या है। हमारे यहाँ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 के साथ पार्ट 2 में मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास 3-4 मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास वो इशू आते थे, जैसे मिसाल के तौर पर रेलवे ने चलना है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, ये वाले सिरे इशू जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास थे। हमने यहाँ कंकरेंट लिस्ट खत्म करके ये मामले सारे डाल दिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल में, और वो उससे नुकसान ये हुआ, आपको अगर थोड़ा सा पीछे याद हो कि यहाँ पर अद्वियात रजिस्टर्ड होने में इतनी मसाइल पैदा हो गए कि सूबों को ये इख्तियार ड्रैब की शक्ल में देना पड़ा, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का पाकिस्तान बना, तब जाके दवाओं की रजिस्ट्रेशन बन रहा। तो हर सुबह अपनी, और यहाँ एजुकेशन में हाल देख लें आप, यहाँ हेल्थ में हाल देख लें कि हम कोई एक पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी दे नहीं पा रहे। और उस यूनिफॉर्म पॉलिसी में अगर 1973 का अगर कायदे पाकिस्तान अगर आप देखें तो वो फेडरेशन की बात करता है, वो फेडरलिज्म की बात करता है, वो इमरानी मुआहिदा है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों के मसाइल बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। लेकिन इससे नुकसान एक और साथ जो खतरनाक हुआ कि आपने सूबों को हिस्सा देना था NFC अवार्ड के तहत, वो भी खत्म हो गया सिलसिला। इतना नुकसान हो गया कि वफाक के पास तो पैसे ही कुछ नहीं बच रहा। वफाक बाहर से उधार लेता है, उधार लेके मामला चला रहा है। तो ये मौका ऐसा है कि यहाँ बैठ के इस आईनी बहरान से निकालें। मैं ये नहीं कह रहा, आईनी बहरान ऑलरेडी है कि आपने 18वीं तरमीम का प्रैक्टिकलिटी, अगर आपने प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, हालात और वाकया देख रहे हैं, क्या क्या नुकसान हुआ आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ में हम देख चुके हैं, माहौल के हवाले से, लेकिन ऑपोजिशन को समझ नहीं आती ना ये बात, यही तो मसला है अजहर साहब, ये चीज समझाना ऑपोजिशन को बहुत मुश्किल काम है। पॉइंट टेकन। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन, सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।